Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So miscellaneous exercise number 10 नहीं 9 पुरानी बुक में 9 है और नई बुक में वो 10th चैप्टर है. राइट? सही कह रहा हूँ? हाँ मतलब उल्टा बोल दिया होगा. 9 और 10 का डिफरेंस है ना. नई बुक में क्या है 9, एक चैप्टर कम हो गया. पुरानी बुक में वो क्या है 10. द टॉपिक नेम इज स्ट्रेट लाइन. एक्सरसाइज नंबर इज मिसलेनियस एक्सरसाइज. अब आप नई बुक का हो तो 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 और पुरानी बुक का हो तो 10. ठीक है. उसके 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. 5th क्वेश्चन हम देख रहे हैं अब, क्योंकि एक ही टॉपिक ओमिटेड है आपकी नई बुक और पुरानी बुक में. इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ. इस चैप्टर में एक ही टॉपिक ओमिटेड, दैट इज नॉर्मल फॉर्म. तो हम उसके क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम उसके क्वेश्चंस भी साथ के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एक दो ही क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा में है ना. जैसे शुरू के 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिला जो नई बुक में नहीं है. तो अब जब हमने टॉपिक ही पढ़ा है तो हम क्वेश्चन क्यों छोड़े. ठीक है. चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. देखो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बस. कि एक लाइन है, लेट्स से ये लाइन है, और डिसाइड आपको करना है कि वेदर यू वांट टू ड्रॉ इट इन यूक्लिड ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इसको हम यूक्लिड ज्योमेट्री में काम ले सकते हैं जब तक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोई खास जिक्र नहीं है. ठीक है. सो ये लाइन है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है. पहला पॉइंट ले लेते हैं हम ए. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा. एंड द सेकंड पॉइंट इज बी. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है टेल मी. कॉस फाई. इसको क्या पढ़ते हैं हम. सो क्या पढ़ते हैं पी एच आई फाई. पी एच आई फाई ये हमने आपके सेट्स के चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ होगा. नया ग्रीक लेटर है ये. जैसे 10th में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ थीटा, फिर अभी 3-4 नए लेटर इंट्रोड्यूस हो गए होंगे 11th में आते आते. लाइक फाई, लाइक अल्फा, लाइक बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा शायद पहले भी जानते थे, ये फाई एक नया इंट्रोड्यूस हुआ होगा. राइट. तो ऐसे ग्रीक लेटर्स हम ग्रीक लेटर्स है जिनको हम इस तरीके से पढ़ते हैं. इनको एक लेटर मानना बस. कई लोग इनसे घबराते हैं जैसे कोई बॉम्ब हो. ऐसा थोड़ा ना कोई बॉम्ब में जो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा. ठीक है. जैसे ए बी सी डी हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं, जैसे क ख ग घ हमारे हिंदी के लेटर्स हैं, वैसे ये ग्रीक में चलने वाले लेटर्स हैं अल्फा बीटा गामा. अब हमारे क्या है, जितने हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किए ए से लेकर जेड तक लेटर खत्म हो गए, और 26 लेटर्स तो खत्म हो गए. कहीं ना कहीं काम में ले लिया हमने. 27वां लेटर चाहिए, ग्रीक भाषा से उधार ले लिए. बस इतना सा है, बस ज्यादा कुछ नहीं है. जनरली ग्रीक लेटर्स को एंगल को डिनोट करने के काम में लेते हैं. अल्फा बीटा गामा थीटा बाय पाई इन सबको जनरली हम एंगल्स को डिनोट कराने में काम में लेते हैं. दैट इज इट. इससे ज्यादा इनको इज्जत नहीं देनी, इनसे डरना नहीं है. ओके. इट इज जस्ट अ लेटर, अक्षर है ये. सो कॉस फाई कॉमा साइन पाई, ये एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती है. फाइन. अब इस लाइन की दूरी बताओ, और दूरी जब जब कहेगा तो परपेंडिकुलर दूरी होती है. उसने कह दिया वैसे तो साफ साफ की परपेंडिकुलर दूरी बताओ, बट नहीं भी कहता तो भी हम तो परपेंडिकुलर दूरी ही बताते एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में. ठीक है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं. तो वो जो पॉइंट है वो है ओरिजिन. जहां से इसकी परपेंडिकुलर दूरी चाहिए वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन. तो क्योंकि हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में ड्रॉ किया है तो जहां चाहे वहां ओरिजिन बना लो, आपकी इच्छा. अगर हम उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्वाइन करते हैं, ड्रॉ करते तो वहां तो फिक्स ओरिजिन मिलता है. लेकिन यहाँ पे हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में इसको ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोई डायरेक्शन हमको पता नहीं है. सो लेट्स से मैं वो ओरिजिन यहाँ मान लेता हूं, O4 ओरिजिन. इस ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर दूरी ही तो चाहिए. यही तो सवाल है, बताओ. यही तो सवाल है. सो कैसे निकालूंगा मैं इसकी परपेंडिकुलर दूरी. मतलब दैट मीन्स you need to find this distance, perpendicular distance. let's say foot of the perpendicular is p. तो आपको OP डिस्टेंस OP तो निकालनी है, बोलो. और O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0. ठीक है. तो अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का लॉजिक लगा दो और क्या इसको सॉल्व कर लो. थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है क्योंकि आपको न्यूमेरिक नंबर्स नहीं है यहाँ पे. ये थीटा फीटा फाई वगैरह है तो आपको कैलकुलेटिव फिर भी लग सकता है. बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया. सो एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे निकालते हैं वो दूरी. और इस दूरी को लेट्स से मैं कैसे निकालते हैं. हाँ. और इस दूरी को लेट्स से मैं हाल फिलहाल क्या मार्क कर देता हूँ, स्मॉल डी. तो हमको स्मॉल डी निकालना है. दैट्स इट. स्मॉल डी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल डी अपने को निकालनी. सो एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, पहले तो वो सोचो. लाइन की इक्वेशन चाहिए इन जनरल फॉर्म. इन जनरल फॉर्म. और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0. जस्ट यू नीड टू फाइंड द लाइन की इक्वेशन. लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है. 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना दो, बट इन जनरल फॉर्म बनाना, इस चीज का ध्यान रखना. राइट. ओके. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट्स से लाइन का नाम एल है ना. वैसे तो ए बी भी बोल सकते हैं. हेयर द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ऑफ लाइन एल
पासिंग थ्रू ए एंड बी, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं ना, तो हमारी गलतियां भी नहीं होती, क्योंकि जैसे हमने लिख दिया पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो अब हमको याद रहेगा कि 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बनानी है। 2 पॉइंट कौन कौन से, कॉस थीटा, बंद करो इसको, कॉमा साइन थीटा, एंड और इसको बैक में डालो, बी, स्विच ऑफ करके ये साइलेंट करके पुट इट इन द ब्लैक, साइन फाइव इक्वल टू इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय। तो कैसे हम इक्वेशन देते हैं बताओ, साक्षी बोलो क्या तरीका है 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन देने का। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन बनाने का तरीका, वो जनरल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, जनरल फॉर्म तो फिर उससे बनेगी। 2 पॉइंट की मदद से हम इक्वेशन कैसे बनाए, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मल्टी x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस, सही है क्या, बोलो, ऐसे ही कहते हैं। वैसे स्लोप गिवन होता है तो स्लोप यहाँ पुटअप कर देते हैं, नहीं तो स्लोप का तरीका यही है। चलो लेट्स पुट द वैल्यूज, y माइनस व्हाट इज y1, तो x1 नहीं, अब इसको नहीं देखना, अभी अभी तो इसकी बातचीत ही नहीं हो रही, अभी तो x1 y1 एंड x2 y2 ये दोनों पॉइंट्स हैं। फिर जब इसकी इक्वेशन बन जाएगी तब x1 y1 वो पॉइंट हो जाएगा, समझ गए ना। ओके, सो अभी x2 y माइनस y1 इसको मानेंगे, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो ले लो आप x1 y1, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो आप x2, लिखना मत, मन में मान लेना, ठीक है ना। अगर क्योंकि इधर लिखते हैं तो फिर इधर भी लिखना पड़ेगा, जैसे हमने फिगर में डिनोट कर दिया तो इधर भी लिखना पड़ेगा, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x1 y1। तो हम डबल डबल मेहनत क्यों करें, चाहो तो पेंसिल से मार्क कर देना फिर हटा देना, है ना। चलो ठीक, तो y माइनस y1 क्या है, साइन थीटा है, y2 माइनस y1 करो जरा, तो साइन फाइव माइनस साइन थीटा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, x2 माइनस x1 करो जरा, कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, एंड मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 करो जरा, तो x माइनस x1 क्या है, कॉस थीटा। समझ आया। अब क्योंकि मुझे जनरल फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, और जनरल फॉर्म की इक्वेशन का मतलब ये होता है एक x की टर्म, एक y की टर्म, एक कांस्टेंट टर्म, राइट। तो हम इनका गुणनफल, इनका मल्टीप्लिकेशन, चीजों को इधर उधर ले जाना उसी अप्रोच से करेंगे कि हमको जनरल फॉर्म की इक्वेशन बनानी है। वैसे तो कायदे से ये होना चाहिए कि y को पहले इससे करो, फिर y को इससे करो, फिर sin थीटा को इससे करो, फिर sin, कायदा तो ये कहता है, पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करें। लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं y को इससे और इससे दो से करा दूंगा तो y की दो टर्म्स दिखाई देंगी, जबकि जनरल फॉर्म में तो y की एक ही टर्म होती है या दो होती है, एक ही होती है। तो हमको y की एक ही टर्म तो पैदा करनी है, तो हम क्या करेंगे, जब मैं y से करूंगा तब तो मैं होल करके मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन जब मैं साइन थीटा से करूंगा तब मैं अलग अलग करूंगा। समझ आया ना। तो इस तरीके से हमको आगे क्या करना है, हमारे माइंड में पहले फीडेड होना चाहिए। चलो, तो y से इन दोनों cos थीटा, cos फाइव माइनस cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी लाइक y मल्टीप्लाइड बाय cos फाइव माइनस cos थीटा, यस और नो, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस साइन थीटा इंटू cos फाइव इज माइनस साइन थीटा cos फाइव, बोलो। अब फाई और थीटा करीब करीब एक तरीके से सिमिलर लुक, सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, है ना, सिमिलर लुकिंग है, तो थोड़ा ध्यान से लिखना, कहीं उल्टा लिख दिया तो सारा कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा कॉस फाइव हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा, बोलो, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यस और नो। सो ये हमारा आर एल एच एस पार्ट रेडी है, बिल्कुल, ये थीटा है, फिर से अगेन कह रहा हूँ, इट इज नॉट फाइव, इक्वल टू आर एच एस पार्ट में। चलो, तो आर एच एस पार्ट में भी सेम, एक्स को जब मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट लगाओ, और उसको कराओ तो अलग अलग कराओ, ठीक है, करा दें। चलिए, सो एक्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, साइन फाइव है, थीटा नहीं है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, एंड माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस, नहीं, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव इज लाइक माइनस साइन फाइव कॉस थीटा, यस और नो, एंड देन माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऑल थिंग्स डन, ओके। अब देखो कुछ सिमिलर टर्म्स हैं क्या जो कट सकती हैं या पिट सकती हैं या सॉल्व हो सकती हैं, क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में, हटाओ, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। अब ये तो हो गई वाई वाली टर्म, ये हो गई एक्स वाली टर्म, और ये हो गई कांस्टेंट टर्म, इनको सॉल्व करना है आपको सबको। एक ये देखो, एक्स वाली टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, एलएचएस में पॉजिटिव है, तो सबको एलएच उसमें आरएचएस में पॉजिटिव, तो सबको आरएचएस में ले जाए। चलो, सबसे पहले एक्स वाली टर्म लिख दूं मैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाय, और ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, क्योंकि a1x पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं ना, पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं, साइन फाइव माइनस साइन थीटा टाइम्स एक्स, तो ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स का, ठीक है। अब कॉस वाई वाली टर्म इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, माइनस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा टाइम्स वाई। चलो, हो गया एक्स वाली टर्म का काम, वाई वाली टर्म का काम। नाउ द कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट
ये तो ऑलरेडी है आरएचएस में, और ये भाई साहब इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस साइन थीटा कॉस फाई, और ये तो नेगेटिव के नेगेटिव ही रहेंगे, माइनस साइन फाई, आगे बोलो कॉस थीटा। तो बाकी सारे और इक्वल टू 0, उधर कुछ नहीं बचा, बोलो चेक कर लो आराम से। ठीक है डन। अब ये तो एक्स वाली टर्म तो मिल गई, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, देखो ध्यान से, ये एक्स वाली टर्म तो मिल गई, मिल गई, ये वाई वाली टर्म भी मिल गई, ये कांस्टेंट टर्म है सारी की सारी। अब कांस्टेंट टर्म अभी भी थोड़ी बहुत सॉल्व हो सकती है, देखो ध्यान से, बोलो विवेक, कांस्टेंट टर्म को आगे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं हम? क्या है कांस्टेंट टर्म? मैंने फोन को बैग में रखने के लिए कहा था शायद। हाँ, साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस थीटा। एक काम करता हूँ, देखो एक काम करता हूँ, इसको इधर और इसको इधर लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसको इधर लिखूंगा ना, तो आपको चीज दिखाई देगी जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो कॉस थीटा पहले लिखूं और साइन फाई बाद में लिखूं, लिख दूं, कॉस थीटा पहले लिखूं और कॉस थीटा पहले लिखा मैंने, और साइन फाई बाद में लिखा। अब देखो, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, होता है नहीं होता है? तो साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब हो गया, ए कौन है, थीटा माइनस फाइव। तो मेरी थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई ये कांस्टेंट टर्म, राइट? ठीक है डन। अब क्या करेंगे, इतना कर दिया ना हमने, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग इट विथ जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दैट इज व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, टेल मी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है जनरल फॉर्म। इससे कंपेयर करके I can get the values of the coefficients. We get, we get. What do we get? A, B, and C. A, B, C. So tell me, A, B, C क्या मिलेगा? वहां से कंपेयर किया तो मैंने, साइन फाई माइनस साइन थीटा तो है A, साइन फाई माइनस साइन थीटा ये तो है A। टेल मी व्हाट इज B, कॉस फाई, नहीं नहीं नेगेटिव है, देखो अब इसको पॉजिटिव कर दूं क्या? इसको पॉजिटिव करूंगा तो क्या होगा, देखो इसको अगर मैं पॉजिटिव कर दूं तो ये भाई साहब इधर आ जाए, नहीं ये नेगेटिव हो जाएगा अंदर और ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। तो इजी फॉर्म ये दिखाई दे रही है मुझे, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। बोलो क्लियर? और चाहो तो वैसे के वैसे ही रहने दो, बाहर माइनस साइन लगा दो तो फिर अंदर वाली चीज लिख सकते हैं। और इधर क्या बना कांस्टेंट टर्म, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, राइट, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक है, एबीसी मिल गए। अब डिस्टेंस निकालने हमको, जो चाहिए थी मेन चीज, बोलो नाउ द डिस्टेंस डी, जिसको मैंने डी मार्क किया है, द डिस्टेंस डी बिटवीन, और परपेंडिकुलर भी वर्ड लगा देना है ना, बिटवीन द लाइन एल एंड द ओरिजिन, एंड द ओरिजिन ओ, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, इज गिवन बाय a formula that is d equal to, बोलो क्या होता है, ax1 by1 c का मॉडुलस डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर आके ये x1 y1 तो हो जाएंगे हमारे 0,0 और ए बी सी ऊपर गिवन है, पुट करनी है बस वैल्यू। ठीक है, तो अब जो हमने हाल फिलहाल इसको इग्नोर किया हुआ था, अब इसका काम है, अब इस पॉइंट का काम है। ठीक है, चलें आगे, चलो। तो ए क्या है, ए साइन फाई माइनस साइन थीटा टाइम्स x1 तो 0 है, ठीक है, प्लस बी, बी क्या है, वैसे तो देखो एक्स वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिखना बेकार है, वैसे भी 0 होने वाला है, बट फॉर्मेलिटी पार्ट है तो लिखना ही पड़ेगा, ओके ना, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई टाइम्स 0 एंड देन प्लस सी, सी तो लिखना ही पड़ेगा, सी क्या है, साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। ये पूरे पे लगा दूं मैं मॉडुलस, ये तो है मेरा न्यूमरेटर पार्ट, ओके, लेट्स सी द डिनोमिनेटर पार्ट, ए का स्क्वायर होल रूट ऑफ, ए का स्क्वायर मतलब ऊपर वाले भाई साहब का स्क्वायर, साइन ऑफ फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर करो
तो कैलकुलेटिव है ये बात तो देखते ही पता चल गई थी, और ट्रिग्नोमेट्री का रोल भी है ना। कॉस थीटा माइनस कॉस फाई का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है बस, है ना। बाकी क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है, फटाफट करो देखें सॉल्व। ऊपर में ये वाली और ये वाली टर्म तो जीरो, मॉडुलस न्यूमरेटर पार्ट तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव का मॉडुलस। मॉडुलस अभी भी कायम रहेगा क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, तो अगर इन केस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएगी ये। आगे नीचे आओ, अब नीचे सॉल्व करो, कैसे करेंगे। पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इसको भी खोलो, ए माइनस बी से होल स्क्वायर के उसको भी खोलो, एंड खोल के फिर जोड़ो, यही ऑप्शन है, नो अदर ऑप्शन। सो साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 sin 5 साइन थीटा। ठीक है क्या, आगे बढ़ो, इसके नीचे लिख देता हूं मैं प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर थीटा है पहले, प्लस देन कॉस स्क्वायर फाइव है, एंड देन वही माइनस 2 भी करूंगा तो माइनस 2 cos थीटा कॉस फाइव। ठीक है, और इस पूरे का रूट भी है। ठीक है, ओके नाउ लेट्स सी। तो देखो बेटा, साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव मिलके वन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके वन, तो वन प्लस वन टू तो ये आ गया, मैं डिनोमिनेटर पार्ट लिख रहा हूँ पहले, टू तो ये आ गया। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, -2। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, -2। -2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा बोलो, साइन फाइव साइन थीटा, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस कॉस थीटा, कॉस फाइव वाली टर्म पहले लिख लूँ ना, या फिर क्या करें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ये फाइव है तो पहले फाइव वाली टर्म लिखते हैं, तो कॉस फाइव पहले लिखो, अगेन वही आइडेंटिटी आएगी जो ऊपर करी थी हमने, कॉस फाइव कॉस आएगी तो आइडेंटिटी कुछ और, लेकिन उन्हीं चार में से आएगी, कॉस फाइव कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर तो जो है सो है मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक है, चलो अब बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए साइन बी पहले पढ़ लो, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता था बताओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस में साइन भी चेंज होता है। सो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, मैं इसी स्टेप में लिख दूं, तो क्या, अच्छा इसका रूट भी तो है वो भी लगाना भूल गया, तो मैं इसको इसी सेम स्टेप में क्या लिख दूं, कॉस ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, ए माइनस बी, तो ए किसको लूंगा मैं, फाइव को, और बी किसको ले लूंगा मैं, थीटा को, तो फाइव माइनस थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सही कर रहे हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, क्या लिखना है आपको, फाइव माइनस थीटा, क्या लिखना है, फाइव माइनस थीटा, कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा, कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा, और इस पूरे का रूट भी है अभी तो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, वही मैं कहने वाला था कि थीटा माइनस फाइव भी लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि अगर मैं उसको पहले पढ़ लूँ उसको बाद में पढ़ लूँ तो थीटा माइनस फाइव भी लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस ही तो हो रहा है, और जब प्लस हो रहा है तो क्या इसको पहले जोड़ो या उसको पहले जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है अभी हमारे उस सीक्वेंस में अपने को ये मिल गया। ठीक है, बट हाँ हम थीटा माइनस फाइव भी इसको चाहे तो लिख सकते हैं। नाउ व्हाट, अब इसमें से अगर मैं टू कॉमन ले लूँ दोनों में से, अब ये दो टर्म्स है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो इनमें से अगर मैं टू कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा बोलो साक्षी, ये टू ले लिया मैंने कॉमन, तो टू में से टू कॉमन लाया तो वन बचा, यहाँ से क्या बचा, वन, और फिर वहां से भी टू कॉमन आ गया तो यही बचा, बोलो यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करो और मुझे बताओ, इसको लेट्स से मैं इस पूरी क्वांटिटी को हल फिलहाल के लिए मान लो ए है, ये क्या है ए, तो वन माइनस कॉस ए क्या होता है, सही कह रहे हो पूरा बोलो, साइन स्क्वायर 2 sin² ए बाई, ठीक है। देखो हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं वो ये हैं, चेक करो इधर, कॉस टू थीटा क्या होता है, या तो होता है 2 cos² थीटा -1, या फिर होता है कॉस टू थीटा क्या होता है वो 1 - 2 sin² थीटा, राइट। अब अगर मैं वन प्लस ये वन प्लस इधर कर दूं तो 1 + cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 cos² थीटा आ जाएगा, और अगर मैं cos 2 थीटा उधर भेज दूं उसको इधर भेज दूं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको उधर भेज दूंगा तो 1 - cos 2 थीटा गिव्स मी 2 sin² थीटा, डन। तो सबसे पहले तो याद रखोगे कि प्लस में है तो कॉस आएगा और माइनस में है तो साइन आएगा, पहली चीज ये याद हुई। दूसरी चीज दोनों में टू लगा हुआ आएगा,
लगा हुआ आएगा। तीसरी चीज एंगल का आधा होगा, 2 थीटा का थीटा, तो 2 थीटा का थीटा। 3 चीजें याद हो गई। अब आओ उधर, तो सबसे पहले तो चेक करो प्लस है या माइनस, माइनस तो यानी साइन आएगा, 2 लगा हुआ आएगा, और एंगल का आधा तो 5 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। समझ आया? क्लियर? ये लो, अगली स्टेप में करना, ये 3-4 स्टेप का काम मैं एक ही जगह कर रहा हूँ। फिर ये सॉल्व हो गया, सॉल्व होके क्या मिला मुझे, मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का आधा, नहीं इसका ये वाला एंगल नहीं था, दूसरा एंगल लिखा था हमने, 5 माइनस थीटा लिखा था हमने, जो लिखा था उसी का हाफ करो। डन। ओके अच्छा, एक बार एक चीज बताओ, 2 से 2 काट दूं क्या? बोलो, जल्दी बताओ, कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, चलो एंगल का हाफ करना। 2 साइन स्क्वायर 60/2 होता, मतलब 30 डिग्री होता, तो इसे काट देते आप। अरे वो साइन का एंगल है, नहीं काट सकते हैं ना। और अभी जैसे जितना कैजुअली आपने बताया ना, उतना ही कैजुअली हमारे दिमाग कहता है काट दो एग्जाम में। ठीक है, वो एंगल है, उसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते। चाहो तो एक ब्रैकेट और लगा दो, ये लो, अब एंगल की तरह दिखाई देगा। सो 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4, 4 का रूट 2, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट, तो ये सारी चीजें जब रूट से बाहर आएंगी, 4 का तो रूट हो जाएगा ना 2, 4 का रूट तो 2 बन के बाहर आएगा, और उसका स्क्वायर से रूट कट के बाहर आएगा, आएगा? बोलो। तो कर दूं मैं इसी स्टेप में, ये रूट सॉल्व हो गया, और ये स्क्वायर गया, और 2 बचा, डन। अब क्योंकि ये पूरी चीज पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव लाने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, इसका भी मॉडुलस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज भी नेगेटिव आ सकती है ना। ऊपर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव चाहिए, नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, या फिर यूं कहूं, होल डिवाइडेड बाय ये पूरी क्वांटिटी मुझे पॉजिटिव, यानी होल मॉडुलस लगा सकते हैं अपन इस पे। 1/2 तो पॉजिटिव है ही सही, इसमें तो कोई दो राया नहीं है। जो अंदर वेरिएबल पार्ट है उनको अब पीछे आंसर चेक करो, बोलो। cos 5 माइनस थीटा/2, इससे तो दूर दूर तक मैच नहीं हुआ। ओके ओके ओके, अभी और कहानी में ट्विस्ट बाकी है, देखो चलें हम आगे। जब ऊपर नीचे हाफ एंगल है, तो ऊपर फुल एंगल क्यों है ना? और वन मोर थिंग, हम एंगल को मैच करेंगे, तो 3-4 स्टेप्स पहले हमने डिसाइड किया था ना, थीटा-5 भी हो सकता है। अब पीछे थीटा-5 या 5 - थीटा चेक कर, 5 - थीटा है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, इसको तो 5 - थीटा ही रहने दें, 5 - थीटा है, तो फिर ऊपर भी 5 - थीटा ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? मिल सकता है। कैसे? क्या? मैंने गलत लिखा होगा। अच्छा चेक कर लो, सी की वैल्यू साइन ऑफ थीटा, बातें नहीं, थीटा-5, इधर ध्यान दो, क्या गलती वो चेक करो। थीटा-5, 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 लो इधर आ जाओ। हाँ बताओ, तो ये था साइन थीटा cos 5 माइनस कॉस थीटा sin 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नेगेटिव कर दूं, इसको अगर मैं नेगेटिव कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो। तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी क्या होता है, मतलब ऐसे पढ़ो चलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी यानी कि 5 - थीटा हो जाएगा, और बाहर माइनस लग जाएगा, यानी कि इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन 5 - थीटा। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, अभी भी अपन वो काम कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, साइन ऑफ -x माइनस ऑफ साइन x होता है, होता है। तो साइन के एंगल को अगर मैं उसका साइन नेगेटिव कर दूं, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो अभी भी वो काम कर सकते हैं, कैसे? हम यहाँ पर है ना अभी, तो अगर मैं इसमें से अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं, तो ये तो हो जाएगा उल्टा, क्या, 5 - थीटा, और ये माइनस साइन आ जाएगा बाहर, कहाँ, यहाँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन 5 - थीटा लिख सकता हूँ। और जब मैं मॉडुलस लगा ही रहा हूँ, तो जब मैं मॉडुलस लगा रहा हूँ, तो ये हर हाल में पॉजिटिव होगा, होगा नहीं होगा बताओ? तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ अब आप,
आ जाइए, कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम? मॉड्यूलस साइन क्या है अंदर, क्या है? फाइ माइनस थीटा, फाइ माइनस थीटा, ये तो है न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट बताओ। टू कॉस, कॉस है साइन है? साइन ही है। टू साइन, और उसके बाद क्या है? फाइ माइनस थीटा डिवाइडेड बाय टू, और इस पे मॉडुलस है। ठीक है, अब ऊपर नीचे हाफ एंगल है तो फिर ऊपर फुल एंगल क्या कर रहा है, तो उसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। सो टेल मी, साइन एक्स को हम हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकता है कोई? साइन एक्स को हम हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बोलो। नहीं पता? अच्छा, साइन टू एक्स को कैसे कर सकते हैं, अब तो पता है? बोलो। टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो टू एक्स का एक्स करते हो तो एक्स का एक्स बाय टू नहीं कर सकते? भाई टू एक्स का आप एक्स करते हो, तो अगर ऑलरेडी एक्स है तो एक्स बाय टू नहीं कर सकते? टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, ऐसे कैसे ऊपर भी कर सकता हूं मैं, इसको फुल एंगल मान लूं तो इस एंगल का हाफ हो जाएगा। कैसे होगा ये? टू साइन एक्स बाय टू बोले तो फाइ माइनस थीटा बाय टू, देन कॉस अगेन एक्स बाय टू, यानी कि फाइ माइनस थीटा बाय टू। फाइन, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? मॉडुलस इस पार्ट पे रह जाएगा जो भी वेरिएबल है, टू, और इस पे आ जाओ, क्या हो जाएगा? ये जो नीचे रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? साइन फाइ माइनस थीटा बाय टू। ठीक है क्या यहाँ तक? क्या कटा? टू से टू गया, बोलो। टू से टू गया, टू से टू गया, इससे ये गया। आंसर इज मॉड्यूलस कॉस फाइव माइनस थीटा बाय टू, वेयर ये एंगल है पूरा, है ना, वेयर दिस इज द कंप्लीट एंगल। एक ब्रैकेट और लगाना है इसको, और ये मॉडुलस का साइन और लगाना, क्योंकि अभी भी कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है ना, तो मॉडुलस का साइन नहीं हटाएंगे, मॉडुलस का साइन एंड तक लगाएंगे। मैच हुआ? ठीक है। सो क्वेश्चन में केवल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट अगर हम छीन ले तो कुछ भी नहीं है, जो भी था ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट था। और ये चीज तो हम शुरू से कोर्स स्टार्ट किया था तभी डिसाइड कर लिया था कि एक टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट दूसरे टॉपिक में तो पूरे थ्रू आउट द कोर्स चलेगा टिल क्लास 12th। और ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा टॉपिक है जो कहीं नहीं छोड़ेगा आपको, हर जगह घुस के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो कर देते हैं इसको डिलीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, वन मोर थिंग, ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर दूरी की बात होती है तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। वहां पे जो पी होता है वो उसकी परपेंडिकुलर दूरी ही होती है, आंसर्स तो यही आएंगे, तो उसमें कन्वर्ट करके भी हम ये ट्राई कर सकते हैं। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास दो लाइन्स हैं, राइट? तो दो लाइन से तो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ये पैरेलल तो है ही नहीं। आपको कैसे पता चला? क्योंकि इनका रेशियो इक्वल है ही नहीं। देखते ही पता लगाओ कि पैरेलल है या नहीं है क्या ये पैरेलल? नहीं है, तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग है फिर ये। ठीक है, फाइन। अब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कहा मैंने? ड्रॉन थ्रू, हाँ, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है, तो एक क्या सर, बहुत सारी गुजर सकती है, लाइक दिस बहुत सारी गुजर सकती है। लेकिन जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन गुजर रही है वो वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अब इस ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, यानी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो वाई एक्सिस के तो पैरेलल है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजर रही है। समझ आया? क्लियर? तो 10th और 11th के कॉन्सेप्ट्स का मर्ज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से अब जैसे उसने वाई एक्सिस कहा तो अब मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये लाइन जो है, जिस जो लाइन हमको चाहिए वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो लेट्स से ये वो लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, लाइन एल। ओके, ठीक है। अब ये जो लाइन है वाई एक्सिस के तो पैरेलल है, दैट इज इट। लेकिन हमको ये भी पता है कि ये लाइन जो है इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से भी गुजर रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग यानी ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से गुजर रही है, ये लाइन और ये दो लाइन, जिसको अपन कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं, जो सेम कॉमन पॉइंट से गुजरती है। लाइक एक लाइन ये भी हो गई, थोड़ा सा ऊपर बना दो, तो यहीं से एक लाइन है। डन, समझ आया? तो अब ये जो ग्रीन वाली लाइन है इनकी तो गिवन है, इक्वेशन गिवन है, और जो ब्लू वाली लाइन है इसकी हमको इक्वेशन निकालनी है, और ये लाइन जो है इस वाई एक्सिस के पैरेलल भी है। फाइन, तो इस जो हमको निकालनी है उसको तो ले लो एल,
और जो गिवन है उनको ले लो L1 एंड L2, ठीक है। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लेट्स से ले लो P। कोई डाउट यहाँ तक? अब कैसे निकालें हम ये इक्वेशन, और ये x एक्सिस y एक्सिस है इसे, टेल मी द स्ट्रेटजी। बताइए भाई। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी क्या खासियत होती है? x0, उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता, x वाली टर्म ही नहीं होती। x का कोएफिशिएंट 0 होता है, x का कोएफिशिएंट 0 होता है। तो y इक्वल टू सी टाइप की लाइन होती है वो, सही कह रहा हूँ? जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है x इक्वल टू सी टाइप की होगी ना भाई। y तो इनफाइनाइट है, y तो कितना भी ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ कोई वैल्यू नहीं है y की। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें y कोऑर्डिनेट तो फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन x कोऑर्डिनेट सबका फिक्स है। अभी p पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है। x कोऑर्डिनेट क्या होती है? यहाँ से दूरी तो होती है। तो x इक्वल टू सी टाइप की होगी। अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो x इक्वल टू सी टाइप की, और x एक्सिस से पैरेलल है तो y इक्वल टू। तो इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू सी है, ये तो मुझे पता है। पता है? बस सर अब ये सी बता दो, सी कहाँ से आएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दो लाइन का कैसे निकालते हैं? आइए क्लास 10th के लॉजिक्स पे यूनिक सॉल्यूशन निकालने हम इन दोनों इक्वेशंस का, उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट ही सी है, x इक्वल टू सी बन जाएगा। समझ आया? चलो ज्यादा ना सोचो, तो एक बार इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं ना। हेयर द इक्वेशंस ऑफ लाइन L1 एंड L2 क्या है वो बताओ आप। L1 एंड L2 आर, सो लेट्स से ये L1 ये L2। ओके, टेल मी द इक्वेशंस क्या क्या है। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं सीधे सीधे हम। तो y की वैल्यू डाल दो या x की वैल्यू इसमें से निकाल के उसमें डाल दो। तो y की निकालें या x की निकालें? देखो अल्टीमेटली अपने को पहले x की वैल्यू चाहिए, y की नहीं भी निकलेगी तो चलेगा काम। इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से y का कोऑर्डिनेट जो भी आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, x का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ही तो पुट करना है x इक्वल टू सी में। समझ आया? तो हम हालांकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों ही निकाल देते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट चाहिए तो y की वैल्यू निकाल के पुट करो तो उससे x कोऑर्डिनेट आएगा। तो यहां से y की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? -3x। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3x। इसको हम उधर पुटअप कर दें। इक्वेशन 1 है ये, और ये इक्वेशन 2 है। सो पुटिंग y इक्वल टू -3x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 व्हाट डू वी गेट? सो कर दो जरा पुट। तो इक्वेशन 1 वुड बी लाइक x को तो x रख दो, -7 y की जगह -3x देन +5 इक्वल टू 0। तो x प्लस प्लस इक्वल टू, so it is like 22x इक्वल टू -5। so x इक्वल टू -5/22। अब ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। अब चाहो तो आप x कोऑर्डिनेट को वापस इधर पुटअप करके y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? कि y इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय -5 डिवाइडेड बाय 22 दैट गिव्स मी +15/22। तो इन शॉर्ट x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए, वही p के कोऑर्डिनेट्स हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो यही है ना। क्या हो गया बताओ? x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -5/22, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या है? 15/22। यहाँ तो कोई डाउट? तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। देखो आप ध्यान से देखो, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि ये दूरी तो है -5/22 और ये दूरी है 15/22। यही तो चाहिए आपको। अब सुनिए, अब या तो अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से चलें तो बिल्कुल बेसिक तरीका बताए क्या कहता है कि p पॉइंट इस ब्लू लाइन पे भी तो लाया कर रहा है, p पॉइंट तीनों लाइन पे लाया कर रहा है ना। तो उन दोनों की इक्वेशन से तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, निकल गए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ब्लू वाली लाइन में डाल दो, क्योंकि उस पर भी तो लाया कर रहा है, तो उस पर लाया कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
तो ये तो हो गया सब्जेक्टिव तरीका लिखने का। बाकी अंदर से मुझे क्या पता है, अब मान लो ये थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन करना हो तो एक्स की वैल्यू तो चाहिए, तो इस लाइन पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो सेम होगी, तो यही कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दो, दैट्स इट, इक्वेशन तो यहीं से भी बन जाएगी। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। पर ऑथेंटिक तरीका क्या कहेगा, ये कहेगा, पहले तो मैं लिख देता हूं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी आर, बोल दो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -5/22, 15/22। नाउ पॉइंट P also lies on line L. Now point P also lies on line L, right? ठीक है, so it must satisfy the equation of line L. So it must satisfy the equation of line L. ठीक है ना? So putting the coordinates of point P, putting the coordinates of point P in the equation of line L, पुट करूं मैं, we get so equation of line L हमने अच्छा लिखा नहीं है कहीं, हमको वो भी लिखना पड़ेगा। हमने सीरियल L1 L2 की मार्क कर ली, हमको एक लाइन ऊपर लिखनी पड़ेगी, क्या कि line L is parallel to y axis, line L is parallel to y axis, so its equation is of the form x equal to c, वो हमको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अभी अपन डायरेक्ट लिख देते हैं x इक्वल टू c उसकी इक्वेशन है, मैं चलो यहाँ पे भी मेंशन कर सकता हूँ, बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्स इक्वल टू सी क्यों मानी आपने, तो सामने रीजन के तौर पे लिख दो, बिकॉज लाइन एल इज पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस। तो इस तरीके से अगर पहले भूल गए तो बाद में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना? अब एक्स इक्वल टू सी में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स डालने हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा। इस इक्वेशन में वाई कोऑर्डिनेट, वाई का तो टर्म ही नहीं है, टर्म ही केवल एक्स का है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही पुटअप हो सकता है। तो पुटअप जब मैं करूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया था उस पॉइंट का, -5/22, -5/22 इक्वल टू सी। तो आई कैन से सी की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, -5/22, जो आपको फाइनली चाहिए था। इसको वापस उसमें पुटअप कर दूं तो इक्वेशन कंप्लीट हो गई वो। तो एक्स इक्वल टू सी में आपको एक्स का टर्म तो क्लियर था, सी तो मिसिंग था, तो पॉइंट पुटअप करते वो सी भी आ गया। ठीक है ना? हेंस द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज, the required equation of line L is x इक्वल टू c था, c क्या हो गया -5/22, और थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाओ, सो 22x -5 इधर आगे +5 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म आ गई। ये लो साहब चेक करो आंसर, ये वाले फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में, ऊपर वाली फॉर्म। ठीक है, क्लियर है भाई? सबसे पहले तो पकड़ो y एक्सिस के पैरेलल है, x इक्वल टू सी मिल गया। अब पूरी जो आगे की प्रोसेसिंग है वो c निकालने के लिए चलेगी, c क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, क्या है, समझ गए? अब वो c कैसे निकालेंगे, तो c ऐसे निकालेंगे, c ऐसे निकालेंगे, c एक्चुअली ये वाला पॉइंट है, देखो c एक्चुअली ये वाली दूरी है, ये दूरी तो c है, बताओ मुझे, ये दूरी तो c है। तो इस लाइन पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट की ये x वाली दूरी, ये जो y एक्सिस से दूरी है x कोऑर्डिनेट बराबर होगा। तो मैं किसी भी एक की पॉइंट की निकाल लूं अगर x कोऑर्डिनेट, तो वो सबका बराबर है, तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उसका x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। हालांकि y कोऑर्डिनेट भी हमने एक्स्ट्रा में निकाली है, पर इसकी कोई जरूरत हमको महसूस नहीं है। समझ गए क्या? सारी बातें क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभी कौन सा किया हमने, 7 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। इक्वेशन का मतलब समझा दो, ट्राई टू फिगर आउट द मीनिंग। लाइन की इक्वेशन निकालनी है, फाइन, कौन सी लाइन की, लाइन टू लाइन परपेंडिकुलर होगा, इक्वेशन के परपेंडिकुलर कैसे होगा, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, इस इक्वेशन वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आगे किस पॉइंट से गुजरती हो, कौन, ये या वो,
ये जो लाइन गिवन है ये वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं टकराती है। कहाँ टकराती है? 6 इंटरसेप्ट पे टकराती है ना। उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ इसी लाइन के, और उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ। समझ आया? ठीक है। सो बस मीनिंग फिगर आउट करने के बाद आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। सो अब ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाना ही पड़ेगा इसमें, तो नो अदर ऑप्शन। ओके, तो पहले मैं सरल चीज कर देता हूँ। सरल चीज है कि ये जो लाइन गिवन है इसकी इक्वेशन से मैं इसकी इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट तो है 4 और वाई इंटरसेप्ट है 6। तो अंदाजे से 1 2 3 4 ये हो गया, और 1 2 3 मान लो यहाँ आ गया, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो। सो ये हो गया हमारे इस लाइन के इंटरसेप्ट। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया और ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। लाइन बना दूं सबसे पहले मैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन होती है लाइन, तो बड़ी आसानी से हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। सबसे ज्यादा यूजफुल एज पर मी इक्वेशन जो होती है वो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली ही होती है ना, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म तो किसी काम की नहीं होती है देखा जाए तो। जनरल फॉर्म से तो आप इक्वेशन बना ही नहीं सकते कभी भी। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है। नहीं नहीं, अपनी नहीं है, अपन बच्चे नहीं है ना, वो बच्चों की छुट्टी है बस। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस पकड़ के आ जाओ। नहीं नहीं, स्कूल खुली है। ठीक है। ओके, हाँ जी। सो बताओ, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बोलो जल्दी से। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4,0। और वाई इंटरसेप्ट क्या है? 6। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,6। यहां तक क्लियर है? अब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है और उसकी इक्वेशन बतानी है। सर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक नहीं हजारों करोड़ों लाइंस बन सकती हैं। कैसे? ये भी इसके परपेंडिकुलर चेक करो, ये भी इसके परपेंडिकुलर चेक करो, ये भी इसके परपेंडिकुलर चेक करो, ये भी इसके परपेंडिकुलर चेक करो। आपको किसकी चाहिए? मुझे वो चाहिए जो कि इंटरसेक्शन हो रहा है वाई एक्सिस के साथ, उस पॉइंट से गुजरे। उस पॉइंट से गुजरे जहां पे इसका इंटरसेक्शन वाई एक्सिस के साथ हो रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पे बी से हो रहा है, दैट मीन्स बी से गुजरने वाली चाहिए। तो बी से गुजरने वाली यू कैन इमेजिन एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बन सकती है ना, बन सकती है। इस लाइन की, इस ग्रीन लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी। फिगर ड्रॉन। ठीक है। सो लेट्स से ये जो लाइन बनी हुई है इसको ले लेते हैं हम L1, और जो आपको पता करनी है उसको ले लेते हैं हम L2। नाउ टेल मी द स्ट्रेटेजी हाउ वी कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L2। L1 की इक्वेशन निकालेंगे, निकली हुई है, निकालेंगे क्या? उसकी इक्वेशन से तो हमने इसको ड्रॉ किया है। आगे उसका स्लोप भी निकल जाएगा। ठीक है, आगे उसके स्लोप से इसका स्लोप निकाल लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है, और फिर एक पॉइंट बी इस पे भी लाया कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब रफली बताओ, फटाफट से बताओ। देखो इस लाइन L1 की इक्वेशन बताओ। लाइन L1 की इक्वेशन है x/4 जो गिवन है हमको, प्लस y/6 इक्वल टू 1। अब इस लाइन की इक्वेशन का मुझे नहीं करना, मुझे तो इसकी स्लोप चाहिए, इसका स्लोप चाहिए। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? 6 और 4 कैल्सियम 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस 2y इक्वल टू -12 इक्वल टू 0। ये तो हो गई जनरल फॉर्म। लेकिन जनरल फॉर्म से स्लोप निकलता है क्या कभी? नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c से निकलता है। तो y इक्वल टू mx क्या? अच्छा, वैसे आप डायरेक्ट तरीका भी निकालना चाह रहे हो, ठीक है चलो। तो स्लोप, ये अगर लाइन L1 है तो इसका जो स्लोप है M1 वो क्या हो जाएगा? -a/b, 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 यानी कि -3/2। फाइन, ठीक है। नाउ लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। line L1 is perpendicular to line L2. So what would be the relation between their slopes? M1 M2 equal to -1. So M1 तो पता है मुझे, put the values and find the values of M2, that is M1 क्या है? -3/2 multiplied by M2 equal to -1। so यहाँ से M2 हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 गिव्स मी +2/3। यहाँ तो कोई डाउट? अब इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया और इसका एक पॉइंट भी गिवन है, तो इससे पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है ना, निकालो। नाउ
इक्वेशन ऑफ जो हमको चाहिए थी लाइन L1 ऑफ लाइन L1 पासिंग थ्रू B जो कि है 0,6 इज गिवन बाय बोलो पॉइंट स्लोप फॉर्म से कैसे बनाते हैं इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप क्या है m2 इंटू x माइनस x1 ऐसे ही बनाते हैं ओके सो y माइनस व्हाट इज y1 6 व्हाट इज स्लोप x माइनस x1 क्या है 0 फाइन ऊपर आ जाओ यहाँ पे इम्प्लाइज सो y माइनस 6 से तो 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3y माइनस 18 और 2x ठीक है ना सबको उधर लेके जाओ एक बार तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0 ये तो आ गया आंसर बट अभी कुछ दिन पहले हाँ ये L2 की तो इक्वेशन है इक्वेशन L1 की है नहीं L2 की है सॉरी ये 2 डाल दो यहाँ पे बस है ना L1 की तो गिवन थी है ना ठीक है अब आंसर देखो एक बार मैच हुआ अब सुनिए कुछ दिन पहले हमने इस बात पे चर्चा करी थी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है ये एक्सचेंज हो जाते हैं और इसका कॉन्जुगेट बन जाता है तो उस लॉजिक से भी निकाल सकते थे कैसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आप ही ने सजेस्ट किया था मेथड अभी भूल गए देखो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक ऐसी लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 और 3 को तो करो एक्सचेंज तो 2x 3y और कॉन्जुगेट कर दो तो प्लस का माइनस पर मुझे सर कांस्टेंट टर्म नहीं पता चल पाती इससे कांस्टेंट टर्म नहीं पता चल पाती कांस्टेंट टर्म नहीं पता चल पाती तो आप ये पॉइंट इस पे लाया कर रहा है इसको इसमें पुटअप कर दो पुटअप करते C2 आ जाएगा so that way we can also find और वो C2 क्या आ जाएगा 18 निकल के आ जाएगा समझ आया so that way we can find the equation of line L okay बाकी बेसिक तरीका तो यही है यूजिंग स्लोप्स वो डायरेक्ट तरीका इसका कहीं बुक में जिक्र नहीं है हमने डेवलप किया है कर सकते हैं and that you should you should discuss with your class teachers or school teachers ठीक है ना ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलो एक मिनट रुको 8th क्वेश्चन बताओ मुझे एज होमवर्क कर सकते हैं हम फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करेगा बताना y माइनस एक्स बराबर 0 x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस के बराबर 0 की इक्वेशन कैसे बनाएगा ओके से बनने वाले ट्राइंगल्स का इन 3 लाइन से बनने वाले ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेट पता करने का काम पता है कितना मुश्किल होगा आप पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओ उसे एक वर्टेक्स निकलेगा ट्राइंगल का फिर इन दोनों का कराओ उसे दूसरा निकलेगा और फिर इन दोनों का कराओ तीसरा निकलेगा निकल तो जाएंगे लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो गया ये ठीक है ना अब वैसे तो यही तरीका होता है जो आप सजेस्ट कर रहे हो लेकिन लेकिन क्योंकि लाइंस ऐसी हैं जिसमें किसी में देखो कांस्टेंट टर्म गायब है तीनों में कांस्टेंट टर्म गायब है इसमें गायब इसमें गायब तो ये लाइन सरल है ये लाइंस क्या है बेटा सरल है ड्रॉ करना तो सरल लाइंस है तो आप लाइंस ड्रॉ करो आपको वहीं से हिंट मिल जाएगा लेट अस से फॉर एग्जांपल पहली लाइन क्या है y माइनस एक्स बराबर 0 तो y माइनस एक्स बराबर 0 का मतलब क्या होता है y बराबर x बोलो सरल भाषा में बात करो y माइनस एक्स बराबर 0 का मतलब क्या होता है y बराबर x और x प्लस वाई बराबर 0 का सरल मतलब क्या होता है y इक्वल टू माइनस एक्स और x माइनस के बराबर 0 का मतलब क्या होता है x बराबर k तीनों में कांस्टेंट टर्म गायब है नहीं इसमें कहाँ गायब है k कांस्टेंट टर्म है इसका इन दोनों में कांस्टेंट टर्म गायब है आपको पता है जिसमें कांस्टेंट टर्म गायब होता है वो ओरिजिन से पास थ्रू होती है तो ये दोनों लाइन तो ओरिजिन से पास होंगी और x बराबर k y एक्सिस के पैरेलल होगी x बराबर c तो है ये y एक्सिस के पैरेलल होगी चलो तो y इक्वल टू x लाइन पता है कैसे बनती है आपको और फंक्शंस की दुनिया में इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन याद है जो x कोऑर्डिनेट y वही y कोऑर्डिनेट ये एग्जैक्टली ओरिजिन से पास थ्रू होती है और 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाती है जो x कोऑर्डिनेट y का y कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसकी नॉलेज होनी चाहिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट नहीं आइडेंटिटी फंक्शन नॉट कांस्टेंट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं इसको फंक्शंस की दुनिया में रिलेशंस एंड फंक्शन सीखा है ना हमने चलो y इक्वल टू माइनस एक्स कैसे बनती है बताओ इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाना है तो एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल यूं बनेगा ओके एक और तरीका इधर देखो y बराबर x है y बराबर माइनस एक्स है इसको x प्लस 0 लिख सकते हैं इसको माइनस एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से दोनों को कंपेयर करो बताओ दोनों का स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से दोनों को कंपेयर करो तो इसका स्लोप आया +1 इसका स्लोप आया -1 तो अगर स्लोप 1 है तो थीटा 45 डिग्री है क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है तो ये पहली वाली लाइन का स्लोप 45 डिग्री
थीटा सॉरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंक्लिनेशन 45 डिग्री आया तो ऐसी बनेगी। और दूसरी वाली का -1 यानी कि 135 डिग्री। टेन की वैल्यू -1 कब आती है, पाई -45 यानी कि 135 डिग्री पे आती है, तो ऐसे बन जाएगी। तो ये दो लाइन पता चल गया ऐसे बनी। ठीक है, आगे के लिए आपको याद रखना है हमेशा y = x ऐसे बनती है, y = -x ऐसे लगती है। चलो तीसरी लाइन तो x बराबर k है, ये तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल यानी कि ऐसे। यहां से भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इधर बनाओगे तो भी एरिया वही आएगा। तो सपोज करो मैं इतनी दूरी से k दूरी से इधर बना दूं तो भी ट्राइंगल तो वैसा ही बनेगा जिसका एरिया ये एरिया बराबर होगा। सो टू बी ऑन द सेफर साइड वी शुड टेक ऑन द पॉजिटिव साइड। अब आप तीनों कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे निकाल, एक एक तो 0,0 आ गया ना, o 0,0। लेट्स से ये a है, लेट्स से ये b है। अब इस लाइन की इक्वेशन ही x = k है, क्या है, और ये पहली वाली लाइन कौन सी थी, y = x। तो y = x और x = k का इंटरसेक्शन कराओ तो y = k आ गया, y = k आ गया। बताओ भाई x की वैल्यू k, x की वैल्यू y, तो y = k आ गया। तो यानी कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, k, और x कोऑर्डिनेट तो वैसे ही k है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स k, k आ गए। इधर आओ, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओ तो x की वैल्यू -y की वैल्यू k, तो y की वैल्यू -k, और x कोऑर्डिनेट तो वैसे भी इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट k होगा ही होगा। y कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया, k, -k। ये लो, आप कह रहे थे कि सर मुझे ये दे दो, तो मैंने दे दिया आपको। अब क्या आप इस लाइन इस ट्राइंगल का एरिया k, -k, अच्छा अब क्या, अब इस ट्राइंगल का एरिया आप उससे निकालोगे जो आप बात कर रहे थे। चलो मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए, बट फिर भी अगर आप अभी स्मार्ट हो तो उससे ना निकालो तो बढ़िया है। आप उससे निकालने जाओगे ना, क्या क्या कौन सा फॉर्मूला है, x1 × y2 - y3 + y, उससे ना निकालो, इससे बढ़िया है ½ × बेस × हाइट से निकालो, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके हाइट का काम कर रही है, और इसको बेस मान लो, है ना। तो लेट्स से इसको p मान लिया मैंने, तो OP इज हेयर, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, so area triangle OAB will be ½ × base × height, so area triangle OAB, ये पूरा एरिया चाहिए आपको, है ना, OAB ½ × बेस इंटू, तो बेस क्या ले लूं मैं AB, और हाइट क्या ले लूं मैं OP। अब दोनों की लेंथ आप पता कर सकते हो, के की फॉर्म में ही निकलेगी। ए बी की लेंथ क्या होगी, के ऊपर के नीचे, तो 2k, बोलो यहां से के ऊपर है, ये के y कोऑर्डिनेट के है, और -k यानी के ही नीचे है, तो k + k 2k, नहीं तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, y2 - y1 / x2 - x1, वही निकलेगी 2k का होल स्क्वायर का रूट, है ना। ठीक है, और OP तो k है ही सही, क्योंकि इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट k है ना, तो 2k × k, तो 2 से 2 कट गया, k × k क्या आ गया, k² आंसर आ गया। मैच करो एक बार, इंटू k, 2 से 2 गया, k² स्क्वायर यूनिट्स, k² स्क्वायर यूनिट्स, यही तो टैलेंट होता है। ठीक है ना, ये इससे इंटरसेक्शन कराया, यानी इंटरसेक्शन तो आपने एक एक बार सबसे कराया है, पर शॉर्ट में कराया है। ठीक है, जाओ फिर। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye.